हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडी। इसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्यूल। और ये जो प्रिंसिपल है ये 14 प्रिंसिपल है। तो 14 प्रिंसिपल का ये पार्ट नंबर सेकंड है, यानी कि पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर जो है हमने शुरू के 7 प्रिंसिपल जो थे वो हमने कर लिए थे। आज के इस पार्ट के अंदर हम यहाँ 8 से लगाकर 14 तक करेंगे। ये पार्ट नंबर सेकंड के अंदर हो रहा है हमारा। पार्ट फर्स्ट में हमने ये कर लिया है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं दे रखा है तो ऊपर आई बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, पहले जाके उसको देख लीजिए फिर ये देखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रिंसिपल नंबर, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल ने दिए हैं, और प्रिंसिपल नंबर हमारा 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहां पर सबसे फर्स्ट जो आपको माइंड के अंदर चीज आनी चाहिए एग्जाम के अंदर, या जब आप इसको लर्न कर रहे हो उस टाइम, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन किस चीज का? तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज, राइट्स एंड पावर। ओके, तो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो होते हैं वो सेंट्रलाइजेशन जो है पावर का या राइट्स का या अथॉरिटी का सेंट्रलाइजेशन करते हैं, यानी कि सारे पावर अथॉरिटी अपने पास में रखता है। जो मैनेजर होता है टॉप लेवल का, या आपका सीईओ हो गया या आपका ऑनर हो गया, वो सारे पावर्स, अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है वो अपने पास में रखता है। मतलब कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो इससे पूछना ही पड़ेगा। ये होता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो ऑनर होता है या जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है, जो पावर्स है, उसका डिसेंट्रलाइजेशन करता है। मतलब और लोगों को भी वो देता है। सारी डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी अपने पास नहीं रखता है, यानी कि कुछ डिसीजन इसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन देख के डिसीजन ले सकते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अब यहाँ पर बिजनेस को कौन सा फॉलो करना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? तो इन दोनों में बैलेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दें, वो भी नहीं, सही नहीं है। और सारी पावर अपने पास में रख लें, अथॉरिटी अपने पास में रख लें डिसीजन मेकिंग की, वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पर इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। बट यहाँ पर मेनली डिपेंड करता है कि अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ज्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल है, तो वहां पर आपका सेंट्रलाइजेशन ही ठीक रहता है। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, मल्टीनेशनल कंपनी है स्टेट लेवल पर, या फिर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी हो गई या नेशनल कंपनी हो गई, आपका बिजनेस बड़ा है, बिग है, तो फिर वहां पर जो है आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये हो गया, ये हेनरी फ्यूल ने पूरा बताया है। नेक्स्ट है आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन जो है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ स्केलर चेन क्या होता है। स्केलर चेन, अरे भाई रुक जा, स्लाइड। हाँ, स्केलर चेन का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट्स सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपीरियर भी होता है और उसके नीचे काम करने वाले भी होते हैं। उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसका एक चेन होना चाहिए, कम्युनिकेशन का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और उस स्ट्रक्चर को सब लोग फॉलो करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पर हाई रैंक से लगाकर लो रैंक कौन सी है वो स्ट्रक्चरली पूरी डिफाइन होनी चाहिए और सबको उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर ये हाई रैंक वाला है, टॉप मैनेजमेंट है या ऑनर हो गया, और ये क्या करता है, अपना जो भी डायरेक्शन है या जो भी कमांड है या जो भी प्लानिंग है वो अपने से नीचे काम करने वाले इस बी को सौंपता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, बी फिर उसको सी को, और सी फिर उसको डी को, और डी ई को, ऐसे, और ई फिर अपने नीचे एम्प्लॉइज जो काम करने वाले हैं उनको सौंपेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन का लेवल हो गया। ऐसे कैसे ये डायरेक्शन हो गया, और ऐसे कैसे अगर सजेशन हो या कोई ग्रीवेंस हो यानी कि शिकायत हो तो उसका लेवल भी ऐसे ही होगा ऊपर की तरफ। यानी कि ये ई जो है सीधा जाके ए से कांटेक्ट नहीं कर सकता, उसको डी के पास जाना पड़ेगा, डी से फिर सी, सी से बी, बी से ए, ऐसा कैसा वो एक दो लाइनें और भी ऐसे बना सकता है। हाँ, ये जो अब जो मैं बताने वाला हूं ये इनका लेवल सेम होता है। जैसे ये जो बी है और जो आपका एल है, ये सेम लेवल के मैनेजर या सेम लेवल के एम्प्लॉइज है। ठीक है, ये सेम लेवल है इनका। ठीक है, तो इस सेम लेवल को गैंग प्लैंक बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको भी अलाउड कर सकते हैं कि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ग्रीवेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसा सिस्टम आपको अपने बिजनेस के हिसाब से जरूर बनाना चाहिए। ये हेनरी फ्योल ने हमको एक प्रिंसिपल दिया है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे लाइफ के ऊपर भी अप्लाई होती है और बिजनेस के ऊपर भी अप्लाई होती है। अकॉर्डिंग टू फ्योल, फ्योल क्या बोलता है यहाँ पर, हेनरी फ्योल बोलते हैं पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेस। जो भी पीपल्स है, जो भी मटेरियल है, वो सूटेबल प्लेस पे होना चाहिए एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये सारे प्रिंसिपल क्यों फॉलो किए जाते हैं पता है? ताकि बिजनेस की एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम हो सके, उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो सके, उसे प्रोडक्शन कम होगा, उसे मार्जिन बढ़ेगा, उसे आप कंपटीशन में टिक पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें रिलेटेड है उससे। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी करनी है अगर आपको, तो आपको ऑर्डर फॉलो करना होगा अपने बिजनेस के अंदर। ऑर्डर का मतलब है जो भी पीपल्स है या जो भी मटेरियल है, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिलेशन। ये कहां से आ गया? फिजिकल रिसोर्सेज। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज, तो ये दोनों जो चीजें हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल के अंदर आपका मटेरियल हो गया, मैन हो गया, मशीन हो गया, मेथड हो गया, मैन नहीं हुआ, मशीन, मटेरियल, मेथड, ये सारे रिसोर्सेज। और एचआर के अंदर आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आपके मैन आ गए। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन सबके लिए एक सूटेबल प्लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सूटेबल प्लेस होना चाहिए, एक सूटेबल जगह होनी चाहिए इन सबके लिए। और अप्रोप्रिएट टाइम भी होना चाहिए कि इस मैन को इस टाइम यहाँ ड्यूटी देनी है, ये आदमी इस टाइम यहाँ होगा। ऐसे नहीं मिलके गप्पे लगा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इन सबका सूटेबल प्लेस होना चाहिए और अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए कि इस टाइम पे ये सामान यहाँ होगा, इस टाइम पे ये आदमी यहाँ होगा। तो इससे आपका ऑर्डर आएगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, है ना। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट दैट अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के लिए एक प्लेस होना चाहिए, एंड एवरीथिंग इन अ इट्स प्लेस, और हर आदमी, हर कोई, एवरीवन अपनी जगह पे होना चाहिए। ओके, जैसे अमेजन वगैरह जो होते हैं, इसमें ये ऑर्डर फॉलो किया जाता है। वहां पर हर चीज अपनी एक प्लेस पे होती है, हर आदमी भी अपनी एक जगह पे होता है अप्रोप्रिएट टाइम पे, जिसकी वजह से इतनी फास्ट डिलीवरी जो है वो हमको कर पाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आपके प्रिंसिपल की तरफ। वो है हमारा इक्विटी, है ना। इक्विटी बहुत जरूरी है। आपका कोई भी जेंडर क्यों ना हो, आप किसी भी जेंडर के क्यों ना हो, आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, है ना, आप किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, आप किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, आपके बिजनेस के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं, तो उनके बीच में इक्विटी बहुत जरूरी है। वो इक्वल होने चाहिए, सबके लिए पेनल्टी सिस्टम एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए जस्टिस एक जैसी होनी चाहिए, सबके लिए जो काइंडनेस है वो एक जैसी होनी चाहिए, सबको ट्रीट भी एक जैसे करना चाहिए, यानी सारे एम्प्लॉइज बराबर, ऑल एम्प्लॉइज आर इक्वल। जैसे एक टीचर के लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं, ऐसा होता है ना? नहीं होता है। मैं तो मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही करता हूं, है ना। सारे एक टीचर के लिए सब स्टूडेंट एक जैसे हैं, चाहे वो डफोर है, चाहे वो इंटेलिजेंट है, चाहे वो मस्ती करता है ज्यादा, चाहे वो सिंसियर है, सारे इक्वल हैं। हाँ, किसी को डांट से, किसी को प्यार से, किसी को समझा के, बस टीचर हमेशा कोशिश करता है कि सब एजुकेट हो और सब अच्छी एजुकेशन लें। ऐसे कैसे बिजनेस के अंदर आपके सारे एम्प्लॉय इक्वल होने चाहिए। अगर उन पे पेनल्टी लगानी है तो इक्वल, ऐसा नहीं एक को छोड़ दिया, एक को माफ कर दिया और एक को पेनल्टी लगा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये हेनरी फ्योल बोल रहे हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट आता हमारा फिर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये ऐसे प्रिंसिपल है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं भी आगे जाके इनको फॉलो अभी भी कर रहा हूँ। अपना जो भी छोटा भी ऑर्गेनाइजेशन है कॉमर्स वाले गुरुजी का, ठीक है, हमारी ऐप भी है, आप ऐप पे भी आके पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पर लाइव क्लासेस आती है, लाइव पढ़ाता हूँ मैं, आपको नोट्स भी मिलेंगे बहुत शानदार। और इसके अलावा आपको वहाँ पे केस स्टडी हो गई, मतलब डिटेल स्टडी आपको करनी है विद कॉमर्स वाले गुरुजी, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और रिकॉर्डेड देखना है और सिर्फ हेल्प चाहिए तो यूट्यूब पे मोस्ट वेलकम। लाइक जरूर करें, अभी कर दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कर दिया? अच्छा ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स, तो स्टेबिलिटी का मतलब हो गया यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को जब भी रिक्रूट किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको एक जॉब दी जाती है या फिर उसको एक काम दिया जाता है, काम या जॉब दी जाती है, उसको एक पोजीशन दी जाती है। उसको उस काम या उस जॉब पर, उस पोजीशन पर हेनरी फ्योल बोलते हैं कि उसको कुछ टाइम तक रखें, एक मिनिमम टाइम तक उसको वहीं रखें, ताकि वह उन सारे उसमें जो है वो एक तरीके से उस एनवायरनमेंट के अंदर वो अच्छे से बैठ जाएं और उसमें वो एक्सपीरियंस लें। शुरू में वो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसको टाइम देंगे तो वो आपको रिजल्ट शो करने लग जाएगा।
और उसके बाद आप उसको दूसरी पोस्ट दे सकते हैं। लेकिन एक बार जो भी पोस्ट दे उसके ऊपर उसको मिनिमम टाइम तक आप उसको, मिनिमम फिक्स टेन्योर तक आप उसको वहां पर जरूर रखें। इससे आपके एम्प्लॉय, बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉय आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपकी वैकेंसी जो है, यानी कि वैकेंट कोई भी प्लेस नहीं रहेगा, हर जॉब जो है फिल रहेगी। नेक्स्ट आता है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, बाकी बोलने को तो बहुत कुछ है, वो सब चाहिए तो ऐप पे आ जाइए। इनिशिएटिव, देखो आपको सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ावा देना है। बिजनेस के अंदर सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है ना। जब तक कोई भी सेल्फ मोटिव नहीं होगा ना, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो जितने भी इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं उनको आप सेल्फ मोटिवेट कीजिए। ओके, जो भी आपके एम्प्लॉइज है बिजनेस के अंदर, उन सबको सेल्फ मोटिवेट दीजिए। इसके लिए आप बहुत सारी टेक्निक्स है मोटिवेशन की, उसको आप यूज कर सकते हैं, जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट है फिर स्पिरिट डे कॉप्स। ये क्या है स्पिरिट डे? यानी कि ये बोलता है टीम स्पिरिट या फिर यूनिटी के बारे में, हार्मनी के बारे में। एम्प्लॉइज के बीच में टीम स्पिरिट होना चाहिए, है ना। वो ग्रुप में मिलकर टीम स्पिरिट और यूनिटी के साथ काम करेंगे। और यूनिटी के बारे में आपने बचपन में बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारी कहानियां सुन रखी है कि यूनिटी में कितनी पावर होती है। ओके, ठीक है। आपको शायद डॉग की आवाज आ रही होगी, नीचे ही है कोई हमारे, ठीक है, पालतू है। ठीक, चलो, बड़े प्यारे होते हैं वो, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा ना, चलिए इतना तो चलता है। हाँ, तो अब ये जिस टाइम में क्लास ले रहा हूँ ना, उसको फ्री कर रखा है, इसलिए हो सकता है। तो बहुत सारी आपने कहानियां सुनी रखी होगी यूनिटी के बारे में, स्पिरिट के बारे में, टीम स्पिरिट के बारे में, हार्मनी के बारे में, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूनिटी नहीं होगी, टीम स्पिरिट नहीं होगा, तो काम के अंदर एफिशिएंसी नहीं आएगी। और एफिशिएंसी नहीं आएगा तो प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का होना चाहिए, जिसकी वजह से कॉस्ट आपकी उस लेवल तक कम नहीं होगी जिस लेवल तक कम होनी चाहिए। और कॉस्ट कम नहीं होगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, आप कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कंपटीशन में टिकना है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रखना है, तो टीम स्पिरिट का होना जरूरी है, क्योंकि उससे आपकी एफिशिएंसी, जो वर्क की एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है। ओके, तो ये हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ। फ्यूचर में आप अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस सब कुछ है। ओके, तो टारगेट बिजनेस रखें, कॉमर्स लिया है तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे रिकॉर्डेड क्लासेस लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।